Hello learners, today we are going to analyze the poem In Memory of W.B. Yeats, which was written by the famous modern poet W.H. Auden and was published in 1940. It is an elegy. Elegy क्या होती है? Elegy is a song or a poem which is written to express sorrow or lamentation or mourning for a dead person. In short, it is a death song which is written to commemorate द डेथ ऑफ सम पर्सन. तो ये किसी की डेथ को कमेमोरेट करने के लिए लिखी जाती है. और जैसा कि टाइटल से ही सजेस्ट हो रहा है कि W.H. ऑर्डन ने ये पोएम किसकी डेथ को कमेमोरेट की है? W.B. ईट्स की, जिनकी डेथ 1939 में हुई थी, जो इनके फेलो पोएट थे. तो टेक्स्ट पे जाने से पहले हम ऑथर की ब्रीफ बायोग्राफी देख लेते हैं. His full name was Weston Hugh Auden and he was an Anglo-American poet. जब हम ऑर्डन की के वर्क्स को और उनकी पोइट्री को एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि ही हैज़ अ ग्रेट स्टाइलिस्टिक एंड टेक्निकल अचीवमेंट एंड ही हैज़ द वेराइटी ऑफ थीम्स, फॉर्म, टोन एंड कंटेंट. उनके वर्क्स में हमको अलग अलग डिफरेंट थीम्स मिलती हैं, लाइक पॉलिटिकल थीम्स, मॉरल्स, लव एंड रिलीजन, एंड वेराइटी ऑफ कंटेंट उनके वर्क्स में हमको मिलते हैं. जैसे कि उनके वर्क में लव थीम मिलती है, जैसे फ्यूनरल ब्लूज़, ये इनके लव थीम के लिए फेमस है. कुछ वर्क्स हैं जिनमें पॉलिटिकल एंड सोशल थीम्स मिलती है, सच एज September 1, 1939. कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिसमें हम साइकोलॉजिकल और कल्चरल थीम्स देख सकते हैं, सच एज द एज ऑफ एंग्जाइटी. और रिलीजियस थीम्स भी इनके वर्क्स में मिलती है, जैसे फॉर द टाइम बीइंग, ये रिलीजियस थीम पे बेस्ड है. और एक कैननिके, तो ये इनके रिलीजियस थीम पे बेस्ड वर्क है. तो हम देखेंगे कि वैरायटी ऑफ थीम्स इनके वर्क्स में मिलती है. ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है और हर सेक्शन में इन्होंने अलग टोन, अलग स्टाइल और अलग टेक्निक यूज़ की है. जब हम पोएम पढ़ेंगे तो क्लियर होगी चीज़ें. He was born on 21st February 1907 in Yorkshire, England. और वो इनका जो बर्थ हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, बट ही अटेंड अमेरिकन सिटीजनशिप इन 1946. 1946 में इन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप अटेंड कर लिया और ये एंग्लो अमेरिकन पोइट बन गए. His father was George Augustus Auden, who was a physician, and his mother was Constance Rosalie Auden, जो कि एक नर्स थी. He got his university education from Oxford University and he got married in 1935 with Erika Mann के साथ इनकी मैरिज हुई थी, who was the daughter of German novelist Thomas Mann. At Oxford University, Auden and his fellow graduates like Cecil Lewis, लुइस मैकनीज, क्रिस्टोफर आइशरवुड, स्टीफन स्पेंडर, ये इनके फेलो ग्रेजुएट्स थे, जिनके साथ मिलकर इन्होंने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया, एक ग्रुप जनरेट किया जिसका नाम था ऑक्सफोर्ड ग्रुप और ऑर्डन जनरेशन. इनके ग्रुप को क्या कहा गया? ऑक्सफोर्ड ग्रुप और ऑर्डन जनरेशन इनके ग्रुप को कहा गया. और ऑर्डन इस ग्रुप के लीडर थे. एंड द ग्रुप ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल इंग्लिश पोइट, ये एक यंग इंटेलेक्चुअल इंग्लिश पोइट का ग्रुप था, हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडर्निज्म, स्पेशली द लिटरेरी प्रिंसिपल ऑफ T.S. Eliot. तो ये मॉडर्निज्म से इन्फ्लुएंस थे और मोस्टली ये T.S. Eliot के स्टाइल से, उनके मॉडर्निस्ट थ्योरीज से और प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. हिज नोटेबल वर्क्स, तो इन्होंने अपने बहुत सारे वर्क्स जो हैं वो किसी न किसी को डेडिकेट किए हैं. फॉर एग्जांपल 1928 में जो इनकी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन पब्लिश हुई थी, ये इन्होंने डेडिकेट की थी क्रिस्टोफर आइशरवुड को. द ऑपरेटर्स एंड इंग्लिश स्टडी 1932, ही वॉज डेडिकेटेड दिस वर्क टू स्टीफन स्पेंडर. The Dance of the Death 1933 was dedicated to रॉबर्ट मेडली एंड रूपर्ट सूनर को इन्होंने डेडिकेट किया था. द डांस ऑफ डेथ, ये एक 1 एक्ट प्ले था, इनका फेमस वर्क है ये. द डॉग बीनीथ द स्किन 1935, ये इन्होंने क्रिस्टोफर आइशरवुड के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया, उनके साथ इन्होंने मिलकर लिखा है. एंड दिस वर्क वाज डेडिकेटेड टू रॉबर्ट मूडी को इन्होंने ये वर्क डेडिकेट किया है. लुक स्ट्रेंजर, ये वर्क इन्होंने अपनी वाइफ एरिका मैन को डेडिकेट किया है और ये 1936 में लुक स्ट्रेंजर के नाम से पब्लिश हुई थी, पर लेटर ऑन जब 1937 में ये रीपब्लिश्ड हुई तो इसका टाइटल चेंज होकर ऑन दिस आइसलैंड हो गया था. द एज ऑफ एंग्जाइटी, अ बैरोक एक्लॉग 1947, ये इन्होंने जॉन बेड्समैन को
डेडिकेट किया था। द शील्ड ऑफ एक्किल्स, ये इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है विच वॉज पब्लिश इन 1955। एंड द एंचफेड फ्लड और द रोमांटिक इक्नोग्राफी द सी 1950, ये इन्होंने एलन एनसन को डेडिकेट किया था। तो ये इन्होंने मोस्टली अपने वर्क किसी ना किसी को डेडिकेट करके लिखे थे। ऑर्डन्स पोइट्री जो हम पढ़ने वाले हैं, इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, इज़ नोन फॉर इट्स टेक्निकल वर्चुओसिटी एंड डेफ्ट हैंडलिंग ऑफ द फॉर्म एंड टेक्निक। तो इनके वर्क्स जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ही हैंडल्स ऑल द थिंग इन वेरी डेफ्थ एंड ही हैज़ अ टेक्निक ऑफ वेरी वेराइटिकल एंड वर्चुओसिटी के साथ इनके थीम्स और इनके फॉर्म एंड स्टाइल हमको मिलते हैं वर्चुओसिटी के साथ। स्टीफन स्पेंडर प्रेज हिम इन द फॉलोइंग लाइन। स्टीफन स्पेंडर ने इनको प्रेज करते हुए लिखा था, द होल टैलेंट, द होल जीनियस ऑफ ऑर्डन हैज़ नेवर बीन टू बी अ सेंट्रल फिगर, ही इज़ अ सेंट्रल फिगर ऑन द मार्जिन। तो इन्होंने क्या कहा था कि चूँकि उस समय मॉडर्न एज में जो फेमस सेंट्रल पोएट थे वो कौन थे, T.S. एलियट और W.B. ईट्स उस समय सेंट्रल पोएट माने जाते थे। तो इन्होंने कहा कि भले ही W.H. ऑर्डन जो है उनके पास उतना जीनियस नहीं हो पाया, वो अपने आप को वो नहीं कर पाए, सेंट्रल फिगर नहीं बन पाए, बट ही इज़ रियली अ सेंट्रल फिगर ऑन द मार्जिनल। बट मार्जिनली देखा जाए तो वो एक सेंट्रल फिगर है क्योंकि वो बाकी ऑथर से डिफरेंट है, उनका स्टाइल डिफरेंट है, वैरायटी ऑफ थीम्स वो यूज़ करते हैं। तो उनके वर्क से तो उस समय वो फेमस नहीं हो पाए थे, बट स्टिल ही इज़ ग्रेट पोएट। तो ये थर्ड रैंक पे आते हैं आफ्टर T.S. एलियट एंड W.B. ईट्स। ही वॉज डाइड इन वियना ऑन 29 September 1973। तो ये जो वर्क है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स is dedicated to W.B. Yeats to mourn his death in the month of January 1939 में W.B. ईट्स की डेथ हुई थी, जो इनके बहुत अच्छे फ्रेंड और फेलो पोएट थे। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1940 इन द कलेक्शन ऑफ पोएम्स अनदर टाइम। तो जिस कलेक्शन में ये पोएम पब्लिश हुई थी दैट वाज नेम्ड एज अनदर टाइम। इट इज़ अबाउट ग्रेट पीपल, और ये जो पोएम का कलेक्शन था इट वाज अबाउट ग्रेट पोएट एंड प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस। दिस पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। तो जब हम ये पोएम देखेंगे तो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है और हर सेक्शन का लेंथ अलग है, फॉर्म अलग है, स्टाइल अलग है। दो द पोएम इज़ एन एलिजी बट इट्स ट्रीटमेंट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल एलिजी। जब हम ये पोएम को देखेंगे तो ये जो कन्वेंशनल एलिजी है उससे बहुत अलग है, क्योंकि कन्वेंशनल एलिजी जो होती है उसमें जो ऑथर होता है वो डेथ को इस तरह से दिखाता है, जिसकी डेथ को वो कमेमोरेट कर रहा है, कि उसकी मौन को, उसके दुख को, उसके विलाप को पूरी प्रकृति जो है फील कर रही, पूरी प्रकृति उसके डेथ का शोक मना रही है, दुख मना रही है। जैसे काले बादल छाए हुए हैं या आसमान रो रहा है, धरती हिल रही है, फूल मुरझा गए हैं। तो इस तरह का डिपिक्शन कन्वेंशनली ऑथर जो है एलिजी में करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्डन ने इस तरह का कुछ भी नहीं दिखाया है, बल्कि इन्होंने ये दिखाया कि नेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नेचर अब जैसी है वो एज इट इज़ है, स्टिल है। जैसे इस लाइन में उन्होंने कहा है, आयरलैंड हैज़ मैडनेस एंड हर वेदर स्टिल। तो W.B. ईट्स जो थे उनका बर्थ आयरलैंड में हुआ था, वो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो आयरलैंड जो है वो अपने मैडनेस में है, एंड हर वेदर स्टिल, और जो उसका वहाँ का मौसम है, जो नेचर है वो स्टिल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई है। मतलब ये दिखा रहे हैं कि इतने बड़े पोएट के डेथ होने के बावजूद भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्रकृति एज इट इज़ है, कहीं पे कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी चीज़ जो एक कन्वेंशनल पोइट्री में होती है कि उसमें जो ऑथर होता है वो जिसकी एलिजी लिख रहा होता है, जिसकी डेथ को कमेमोरेट कर रहा होता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसको प्रेस करता है और उसको बहुत ज़्यादा वो दिखाता है। बट इसमें इन्होंने क्या दिखाया है, सेकंड सेक्शन में इन्होंने W.H. ऑर्डन के लिए सिली वर्ड यूज़ किया है, सिली। तो इस तरह से इन्होंने आयरनिक टोन यूज़ किया है इस पोएम में, जबकि मोस्टली जो कन्वेंशनल एलिजीज़ हैं उसमें कभी भी आयरनिक टोन यूज़ नहीं होता है, पर यहाँ पे उन्होंने आयरनिक टोन भी यूज़ किया है। तो इस तरह से ये जो पोएम है वो कन्वेंशनल जो एलिजीज़ हैं उससे हटके इन्होंने लिखी है। जब हम ये पोएम पढ़ेंगे तो हमको क्लियर होगा कि किस तरह से इन्होंने ये एलिजी लिखी है।
तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा पोएम का। हम पोएम को टेक्स्ट की जो लाइन बाय लाइन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप ये समझ लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।